तो आज हम लोग बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, विच इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी का स्क्वायर, जहाँ पे f क्या था फोर्स, जी था ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, m1 और m2 क्या थे मासेस और d क्या था डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि दोनों मासेस के बीच में लग रहा था। क्लियर है। अब ये फोर्सेस जो है किस तरीके से अप्लाई होंगे और किधर किधर अप्लाई होंगे और किस तरीके से लगते हैं, यही चीज़ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखने वाले हैं। देखो इधर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मासेस ऑन ईच अदर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। ये चीज़ तो हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि अगर ये मास m1 है, अगर ये मास m1 है और अगर ये मास m2 है और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है d, है ना, तो ये मास क्या करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। ये वाला मास, ये वाला m1 जो वाला जो मास है वो क्या करेगा, ये क्या करेगा m1 मास जो है बेसिकली m2 वाले को खींचेगा, बदले में m1 क्या करेगा, m2 को खींचेगा। m1 क्या करेगा, m2 को खींच रहा है ना, मतलब ये F1 पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। और m2 क्या कर रहा है, m1 को खींच रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, F2 है। क्लियर है। वापस से मास ले लिया तो m1 m2 है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस d है ना। तो ध्यान में देखो क्या है, m1 बेसिकली क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को जो m2 है उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन इस F1 की तरफ होगा, है ना। जबकि m2 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब इस तरफ, तो F2 लगेगा। ध्यान में क्या रखना है, ये जो F1 फोर्स है और ये जो F2 फोर्स है, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। कैसे हैं, इक्वल है ना। कैसे हैं, इक्वल है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। चेक करो F1 और F2 का डायरेक्शन कैसा है, दोनों अपोजिट नेचर के, है ना। दोनों कैसे हैं, अपोजिट नेचर के, इसीलिए क्या लिखा है, F1 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F2, या फिर आप बोल सकते हो F2 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F1, दोनों बोल सकते हो आप, है ना। दोनों कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं। इतना क्लियर हुआ। दूसरा, इनका जो मैग्नीट्यूड आता है, है ना, इनका जो वैल्यू आता है वो लगभग कैसा आता है, सिमिलर आता है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, देखो ये जो सिंबल होता है और इसके अंदर हम लोग कुछ लिखते हैं, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड का सिंबल। ये क्या है, मैग्नीट्यूड का सिंबल, ठीक है ना। अब पढ़ो, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मासेस ऑन ईच अदर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बोल रहा है जो फोर्सेस लग रहा है मासेस के बीच में, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, इक्वल है, और कैसा है, अपोजिट इन नेचर। तो ये दो वर्ड पे ध्यान रखना है आपको, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो न्यूटनियन फोर्सेज होते हैं, जो न्यूटन के जो फोर्सेज होते हैं वो होते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेज। अगर ये इसको खींच रहा है तो बदले में इसने भी, ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूँ, अगर m1 ऑब्जेक्ट जो है वो m2 को खींच रहा है F1 से, तो m2 ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, m2 भी क्या करेगा, m1 को अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मासेस के बीच में लग रहा है वो कैसे एक्ट करता है, किस तरीके से लगता है, एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू मासेस। देखो इधर, इसको मिटा दो क्या एक बार, देखो इधर, ये रहा ऑब्जेक्ट m1, ये इसका सेंटर हो जाएगा। ये रहा ऑब्जेक्ट m2, ये रहा m1, ये रहा m2। तो इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट है, इस वाले ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट है, अच्छा यहाँ पर जो मासेस लिया है मैंने, ये स्फेरिकल लिया है। क्या लिया है, स्फेरिकल मासेस है ये सब, या फिर मैं बोलूँ स्फेरिकल बॉडी है ये। क्लियर है ना, स्फेरिकल मासेस या फिर मैं बोलूँ स्फेरिकल बॉडी है। चेक करना क्या सर, कि m1 जो है वो और m2 है, इनका सेंटर ये रहा ना। तो हमेशा जो फोर्सेस लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो लगते हैं वो हमेशा सेंट्रल लाइन पे ये हो। अच्छा, इसका सेंटर और इसका सेंटर में जाके जोड़ दूँ अगर मैं, तो क्या बन जाएगा, ये सेंट्रल लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेंट्रल लाइन बन जाएगा। और ध्यान में रखना, इसी सेंट्रल लाइन पर बेसिकली फोर्सेस क्या करती हैं, एक्ट करती हैं। समझ में आया कि नहीं है, तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मासेस एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंट्रल ऑफ द टू मासेस। चेक करो, सेंट्रल ऑफ द टू मासेस, है ना। और ध्यान में रखना, अगर बॉडी स्फेरिकल है, तब तो सेंटर से लग जाएगा, सेंट्रल लाइन बन जाएगा, और सेंटर के बीच में दो, जहाँ पर दो सर्कल का सेंटर होता है उसके बीच में जो लाइन बनती है उसके अलोंग बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। लेकिन अगर बॉडी स्फेरिकल नहीं है, अगर बॉडी क्या नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ इर्रेगुलर शेप है, कैसा शेप है, इर्रेगुलर शेप है, ठीक है,
इरेगुलर शेप मतलब ऐसा कुछ, ठीक है ना। ये बॉडी कैसा इरेगुलर है ना, कैसा है इरेगुलर है। तो ध्यान में रखना, जब अगर बॉडी इरेगुलर रहता है, अगर बॉडी इरेगुलर मतलब कोई भी शेप अगड़म बिगड़म तिगड़म जो भी शेप रहता है बॉडी का, अगर वैसा रहता है तो क्या क्या ध्यान में रखना है, एक कंसेप्ट उसको समझना होगा आपको, सेंटर ऑफ मास। क्या समझना होगा, सेंटर ऑफ मास। तो ये बॉडी जो कि इरेगुलर है, इसका मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा। सर व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? बेटा सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है एक बॉडी का जहां पर पूरे बॉडी का मास बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड। वापस से इस बॉडी का व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, अगर मैं बोलूँगा सेंटर ऑफ मास कहाँ है तो मान लेता हूँ, मान लो यहाँ पर है। तो अगर मैंने बोल दिया कि ये COM है, दैट इज सेंटर ऑफ मास है, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पर इस पूरे बॉडी का मास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। इसी तरीके से इसका भी क्या देखना है, सेंटर ऑफ मास देखना है। तो ध्यान में रखना, सेंट्रल लाइन देखना है किसका, जिस बॉडी का शेप जो है वो रेगुलर हो, जिस बॉडी का शेप कैसा हो, रेगुलर हो, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी है जो इरेगुलर है, जो स्फेरिकल नहीं है, तो क्या करना है, वहाँ पर सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आता है। सेंटर ऑफ मास मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर पूरे बॉडी का मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। सर लिखा दो ना सर, ठीक है, लिखो 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 लिखो। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, लिखो साथ में, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। वापस से बोल रहा हूँ एक बार, लिख लेना। क्या, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब वहीं पर प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। आपके बुक में ये चीज़ दिया है कि अगर बॉडी स्फेरिकल है तो उनके बीच में क्या लगेगा, सेंट्रल लाइन, और सेंट्रल लाइन के बीच में ही क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। लेकिन अगर बॉडी इरेगुलर है या बॉडी स्फेरिकल नहीं है तो ऐसे में सेंटर ऑफ मास के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन द डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। देखो क्या यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है, इंटरवेनिंग मीडियम। व्हाट इज इंटरवेनिंग मीडियम? देखो ये दो ऑब्जेक्ट लिया मैंने M1 और M2, इसको मैंने एयर में रखा है। किस में रख रहा है, एयर में रखा है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में हवा है, मतलब मान लो इधर M रखा है, इधर M2 रखा है, अब दोनों के बीच में क्या होगा, हवा होगा ना। तो ऐसे में जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आता है, वो F1 आता है। हम लोग जानते हैं F1 का और F2 का क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा इक्वल होगा। पहला पॉइंट तो वही है ना। अगर मैं इसी मासेस M1 और M2 के मासेस को ही क्या करूँ, किसी कंटेनर में डाल दूँ, या मैं बोलूँ फिश टैंक में रख देता हूँ जिसमें पानी रहता है ना। तो मान लो पहले एयर था, अब क्या है, वाटर है। इन दोनों के बीच में क्या है, वाटर है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने मीडियम चेंज कर दिया। पहले एयर मीडियम था, अब क्या कर दिया, वाटर मीडियम डाल दिया इसके अंदर, है ना। तो अभी भी ध्यान में रखना है, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आएगा वो अभी भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब मीडियम का नेचर बदलने से ग्रेविटेशनल फोर्स पर असर नहीं गिरता। क्लियर है, ये पॉइंट का मतलब इधर। चाहे आप इसको वाटर में रखो, चाहे आप इन दोनों के बीच में ऑयल डाल दो, चाहे इन दोनों के बीच में कुछ भी कर दो आप, फिर भी यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। इसीलिए तो पॉइंट लिखा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको फैक्ट के रूप में, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होते हैं वो होते हैं वीकेस्ट इन नेचर। कैसे होते हैं, वीकेस्ट इन नेचर। जबकि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस कौन से होते हैं बेटा, वो होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है, ठीक है ना। और नेक्स्ट ध्यान में रखना है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, चेक करो। जो यहाँ पर फोर्स है, क्या ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर का, है ना। तो ये ऐसे इसको कहते हैं, जो फॉर्मूला इसको फॉलो करता है उसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं, इनवर्स। देखो इनवर्स है ना, नीचे है, और बोल रहा है स्क्वायर लॉ, मतलब देखो डिस्टेंस पे स्क्वायर भी है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे करता है। क्लियर है, एक बार